हेलो एवरीवन गाइस, सो कैसे हो आप सब। आज हमको पढ़ना है अपने इस चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, पार्ट नंबर 5। सबसे छोटा पार्ट और कम टाइम में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी हमने पूरा का पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा वीडियोस क्रिएट करके खत्म कर दिया है। ठीक है, सो आप देख रहे हो गाइस न्यू इंडियन एरा, और मेरा नाम है प्रशांत। आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, और आप चाहो तो मुझे ईमेल करके कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो। अगर आपको इन सारे चैप्टर्स की पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी की हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगी तो आप लोग टेलीग्राम में जाओ। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। गाइस, हमारे चैनल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारा चीज पढ़ाई जाती है, जिसमें से फिजिक्स के पूरे 14 और ये आज हमारा 15 चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, पूरा का पूरा। केमिस्ट्री में हमारे लगभग 14 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। मैथ्स में हमारे लगभग 14 में से 8 चैप्टर खत्म हो गए हैं, और बायोलॉजी में 10। ठीक है, सो आज की डेट जो है अक्टूबर 2020, तो आज हमने पूरा खत्म कर दिया है। बाकी अगर आप 10-20 दिन और रुक जाओ तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे आगे हम चल रहे हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। सो ये सबसे लास्ट पार्ट है इस चीज का। ओके, तो आज जितना बताऊंगा ना, आपकी बुक में बहुत ज्यादा ही कुछ लिख दिया है, उतना कभी एग्जाम में आता नहीं है, और इन टॉपिक से सिर्फ डेफिनेशन ही आती है आज जो हम पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा कुछ आएगा नहीं, बस थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, बस हो गया। उतना ही डेफिनेशन आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना एग्जाम में। ओके, सो पहला है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती क्या है भाई, आपको ये समझना है पहले। देखो, जैसे कि हमने इसके पहले देखा था कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस जब हमारे अनस्टेबल रहते हैं तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को ब्रेक करके, पेरेंटल न्यूक्लियस इन्हें कहते हैं हम, ये ब्रेक करके और डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये डॉटर न्यूक्लियस स्टेबल रहते हैं। अगर ये स्टेबल नहीं रहे तो ये फिर से डिवाइड होते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारे पेरेंटल न्यूक्लियस, ये हमारे डॉटर न्यूक्लियस, इस तरीके से न्यूक्लियस कहलाते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस, जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, ये एक ऐसी एनर्जी है कि जब हमारा कोई भी न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस जो होता है, ये हमारे किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में जाता है, यानी कि जब हमारा न्यूक्लियस रिएक्शन करता है अपने न्यूक्लियस का, तभी हमारी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। मतलब हमारी एक न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यानी कि यार बस कहने का मतलब ये है कि एक न्यूक्लियस या फिर पेयर ऑफ न्यूक्लियस, कोई भी इनके इंटरेक्शन की वजह से या फिर इनके मतलब किसी भी ब्रेक डाउन की वजह से, कैसा भी करके जब इनका रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं दो न्यूक्लियस, मान लो एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये है। ठीक है, और जब मान लो ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ ऐसे आके ज्वाइन हो रहे हैं, तो इनमें से एक एनर्जी रिलीज होगी। वही एनर्जी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज हुई है और कहीं से नहीं। कहां से रिलीज हुई है ये एनर्जी? हमारे न्यूक्लियस से ये एनर्जी हमारी रिलीज हुई है। इसीलिए ऐसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे। समझ गया? ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, हमने आपको पहले ही बताया भाई कि जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, कोई भी एनर्जी हो उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करते हैं। अगर बहुत ज्यादा ही हमारी एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ज्यादा अमाउंट में अगर रिलीज हो तो हम उसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो जानते हो कितना होता है? 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इतना आपको ध्यान देना है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये होता है। अगर यही माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता ना, म्यू वी, ऐसा माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होता है? 1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना कहलाता। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो जो भी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, ये हमारी मतलब इस तरीके के न्यूक्लियर रिएक्शंस के बाद ही प्रोड्यूस होती है। आपने साइंस 2 चैप्टर नंबर 5th क्लास 10th में टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर में आपने पढ़ा था किस तरीके से हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क करता है। इसी तरीके से हमारे वहां पे दो न्यूक्लियस होते हैं, कभी एक साथ फ्यूज होते हैं, कभी एक दूसरे से ब्रेक होते हैं। देखो, न्यूक्लियस ना दो तरीके से काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अच्छे से आपको समझ जाएगा। कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी इन दोनों प्रोसेस से ही प्रोड्यूस होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, एक तो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और एक हमारा होता है न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन का मतलब होता है कि दो चीजें एक साथ कंबाइन हो जाती हैं और फिर एक बन जाती हैं, और फिजन का मतलब होता है कि एक ही चीज रहेगी, वो दो चीज में डिवाइड हो जाएगी। समझ गया? ये हमारा फिजन होता है। तो फिजन में क्या होता है ना, कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है दो लाइटर न्यूक्लियस में। मतलब आप ही बताओ यार, एक बड़ा सा पत्थर है और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो छोटे छोटे पत्थर बनेंगे। मतलब ये लाइटर पत्थर होगा, ये हैवियर पत्थर होगा। तो एक हमारा सिंगल हैवियर पत्थर दो लाइटर पत्थर में हमारा क्या होता है? ये रिलीज होता है या ब्रेक होता है। तो जब ये ब्रेक होता है ना, तो एनर्जी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि जब कोई भी चीज अगर हमारी मान लो ब्रेक होती है, आप ही सिंपल सी बात देखो, आपको बताता हूं मैं, एक बहुत ही आसानी से आपको समझेगा। एक बड़ा सा आप ना ट्यूबलाइट ले लो, ट्यूबलाइट को आप फोड़ोगे तो जोर से आवाज निकलती कि नहीं निकलती? उसमें से एनर्जी निकली ना, साउंड एनर्जी निकली कि नहीं निकली?
समझ में आई बात मेरी क्या बोल रहा हूँ? तो जब किसी चीज को आप ब्रेक करते हो तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है। तो जब आप किसी भी हैवियर न्यूक्लियस को ब्रेक करोगे दो लाइटर न्यूक्लियस में, तो उसमें से एनर्जी निकलती है। तो यही एनर्जी हमारी न्यूक्लियर फिजन एनर्जी कहलाएगी। इसमें से जो भी हमारी एनर्जी निकलेगी वो न्यूक्लियर फिजन एनर्जी कहलाएगी, और इस कंडीशन को हम न्यूक्लियर फिजन कहेंगे। अगर कोई भी एक हैवियर चीज ब्रेक होती है दो लाइटर चीज में, तो ये हमारा न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। और इसमें से जो एनर्जी निकलती है वो तो न्यूक्लियर एनर्जी ही कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हुआ है, न्यूक्लियस ब्रेक हुआ है। इसलिए ट्यूबलाइट ब्रेक होता तो ट्यूबलाइट एनर्जी कहलाती, लेकिन फिलहाल यहाँ पे न्यूक्लियस ब्रेक हुआ है, इसके लिए हमारा ये न्यूक्लियर एनर्जी कहलाएगी, जो कि एक न्यूक्लियर फिजन का एक कॉन्सेप्ट है ये, जहां पे हमारे दो न्यूक्लियर, एक सिंगल न्यूक्लियस ब्रेक होता है दो लाइटर न्यूक्लियस में। कितना आसान कॉन्सेप्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूरेनियम की बात करूं, तो यूरेनियम भाई अलग अलग अपने अपने पार्ट्स में डिवाइड होता है, और यूरेनियम बहुत एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। मान लो अगर 236 हमारा एटॉमिक मास वाला और 92 एटॉमिक नंबर वाला यूरेनियम अगर ब्रेक करूं, तो एक इंडियम और एक वाई पता नहीं क्या है, ठीक है। ये इतने सारे एटॉमिक नंबर याद भी नहीं करना आपको, सिर्फ 30 तक याद करना है, जिंक तक, इतना आपको याद, इतना ध्यान रख लो। मतलब यार ज्यादा याद नहीं करना है। मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा जो कि हमने इस्तेमाल भी किया है, ये यूरेनियम 23692 का बेरियम और क्रिप्टॉन वाला, ये मुझे मालूम है क्योंकि ये मैंने इस्तेमाल किया भाई, ठीक है। और बाकी के जितने भी हैं वो 30 तक आप याद करना चाहो तो कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल याद कर लो। इसको तो हमने साइंस के चैप्टर नंबर 5th में क्लास 10th में भी पढ़ा है, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में, ठीक है। तो ये हमारा जो यूरेनियम है, ये हमारा इसके दो आइसोटोप्स हैं, जिसे हम बेरियम और क्रिप्टॉन कहते हैं। इन्हीं दोनों पार्ट्स में हमारा जो मतलब हमारा यूरेनियम है, ये इन्हीं दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, एक बेरियम बनाता है, एक क्रिप्टॉन बनाता है, ठीक है। तो यूरेनियम हमारा एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जो कि ब्रेक होकर के यानी फिजन करता है, फिजन, ब्रेक यानी फिजन करना, फिजन, ठीक है, फिजन। तो ब्रेक करके और दो चीज में बनता है, एक बेरियम एक क्रिप्टॉन, और सबसे ज्यादा एनर्जी हमको यहां से मिलती है। ये 2n जो लिखा हुआ है ना, ये दो मॉलिक्यूल्स बने। यहाँ पे जो 4n लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन रिलीज हुई, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन रिलीज हुई, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन रिलीज हुई है। न्यूट्रॉन है मतलब न्यूट्रिनो हमने पढ़ा था, ठीक है, वही बात है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूट्रिनो हो चाहे एंटी न्यूट्रिनो हो, दोनों के पास कोई चार्ज नहीं होता, ये हमने देखा भी था, ठीक है। तो ये 2n होता है जो कि एक इसके पास मतलब जस्ट न्यूट्रॉन ही है, इतना आपको समझ के रखना है। तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन ये दोनों हमेशा न्यूक्लियर पावर प्लांट में आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिया में, और जैसे तारापुर हो गया महाराष्ट्र के, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, और यहीं से हमको एनर्जी मिलती है। करीबन गाइस आपको बता दूं कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है इस यूरेनियम के ब्रेक होने पर। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, समझ रहे हो मतलब कितना, बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई यार, ठीक है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी हमको मेगा, एक सिंगल यूरेनियम को अगर आप ऐसे फिजन करवाते हो तो इतनी सारी एनर्जी मिलती है। और तो और गाइस आपको मैं बता दूं कि सिर्फ ये आसान बात नहीं है, जो यूरेनियम है ना, ये एक चेन रिएक्शन बनाता है। क्या करता है? चेन रिएक्शन। आपने ये पढ़ा भी है पहले भी, और यहाँ भी आपकी बुक में ही दिया हुआ है। चेन रिएक्शन क्या होता है ना, कि मान लो एक मटेरियल है, जैसे कि आज भी हिरोशिमा नागासाकी में हो रहा है, तो चेन रिएक्शन क्या होता है कि ध्यान देना अच्छे से, क्या होता है कि जैसे कि मान लो एक मटेरियल है, ये मटेरियल ना अभी क्या होगा, ये हुआ फ्यूजन। तो मान लो ये हमारा यूरेनियम था, तो ये बन गया क्रिप्टॉन, एंड हमारा ये बन गया बेरियम, ठीक है। तो क्रिप्टॉन और बेरियम ये ब्रेक हो गए, लेकिन ये अभी भी अनस्टेबल मान लो, तो ये फिर से डिवाइड होंगे ऐसे ही अलग अलग न्यूक्लियस में, अलग अलग ये फिर से न्यूक्लियस में, फिर ये और बनेगा, फिर ये और बनेगा, ये भी, ऐसा कंटिन्यूअस चलते रहेगा लाइफ टाइम, इनफाइनाइट टाइम तक। यही चीज हो रहा है आज भी जापान के हिरोशिमा नागासाकी में। जब अमेरिका ने 1945 में जापान में एटॉमिक बम फोड़ा था, तो वहां पे यूरेनियम का ही इस्तेमाल किया गया था और जर्मेनियम का। ये दोनों रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, बहुत खतरनाक हैं। स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव डिके करते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब बिना किसी एक्सटर्नल पावर के, खुद से, मतलब ऐसे रख दो तो ये रेडिएशन इमिट करना शुरू कर देगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। और आपको स्किन कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम यहीं से होती हैं। तो आज भी जापान के लोग सिर्फ वही अमेरिका की उस गलती की वजह से मारे जा रहे हैं। ये सोचो मतलब प्रॉब्लम है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। और जस्ट क्यों किया? क्योंकि जापान बहुत एक छोटी सी कंट्री थी, और ऐसा आपकी बुक में दिया हुआ है, और अमेरिका एक बड़ी कंट्री थी, पावरफुल थी, और सिर्फ टेस्टिंग के लिए कि उसके एटॉमिक बम बराबर काम करता है कि नहीं करता है, तो जापान के ऊपर फोड़ दिया। ठीक है, यही है सिस्टम और कुछ नहीं। ओके चलो, तो फाइनली इसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन। मतलब एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस, दूसरे से तीसरा, चौथे से पांचवा, ऐसे क्रिएट होता है, और कंटिन्यूअस रिएक्शन चलते ही रहता है। ये ब्रेक डाउन, ये न्यूक्लियर फिजन चलते रहता है, और जब ये चलेगा तो इससे से एनर्जी बाहर निकलती है। और यही अगर आप लार्ज अमाउंट में करवाओ तो बड़ी एनर्जी निकलती है और धमाका होता है। यही है एटॉमिक बम बनाने का राज। ठीक है, यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा एपैरेटस या आप इसे डिवाइस कह सकते हो, जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियर फिजन करवाया जाता है। अगर आप हवा में जादू से करोगे तो फिर क्या होगा? तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना यार, पूरी दुनिया अगल बगल के लोग मर जाएंगे।
और कितना खतरनाक एक्सप्लोजन होगा। इसीलिए एक ऐसा एपरेटस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, आपने एवेंजर मूवीज में देखा होगा, रिएक्टर का इस्तेमाल करता है टोनी स्टार्क। ठीक है, तो एपरेटस अगर आपने मूवी देखी होगी तो शायद आपको पता होगा। तो एपरेटस एक रिएक्टर है, मतलब एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसके अंदर यूरेनियम का हम न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं और बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर निकलती है और उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज कर लेते हैं। जैसे कि अभी एवेंजर में डेसरेक्ट यूज किया था उन लोगों ने, है ना, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी थी। तो वो एक रिएक्टर ही था जिसके अंदर कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर फिजन चलते रहता है, ब्रेक डाउन होते रहता है, ब्रेक डाउन होते रहता है। आपने ये डायग्राम कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा ऐसे, है ना, ये अंदर ऐसे न्यूक्लियस फटाफट इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फटाफट मान लो इलेक्ट्रॉन ये घूमते रहेगा और न्यूक्लियर रिएक्टर करते रहता है, फिजन करते रहता है बार बार। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ के रखनी है और इसी से फिर इलेक्ट्रिसिटी भी हम बना सकते हैं, है ना, पावर प्लांट में। और ये हमारा ऐसा तभी होता है जब हमारा यूरेनियम फिजन करता हो, ये बात आपको समझना है। ओके, और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये होता कैसे है, ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है। तो मान लो ये डब्बे के अंदर, ये मान लो डब्बा मेरा रिएक्टर है, इसके अंदर मेरा यूरेनियम रखा हुआ है। तो मैं क्या लेता हूँ, एक न्यूट्रॉन लेता हूँ और न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाता हूँ इसके पास। बम्बार्डमेंट मतलब होता है कि इससे कोलिजन करवाता हूँ, जोर का पटक के न्यूट्रॉन मारता हूँ यूरेनियम के ऊपर। मैं नहीं मारूंगा, रिएक्टर मारता है मशीन के थ्रू। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन इसके ऊपर बम्बार्डमेंट होगा। बम्बार्डमेंट मतलब होता है कि इससे कोलाइड करवाना। जैसे ही कोलाइड होगा ना तो ये यूरेनियम क्या होता है, ब्लास्ट होता है, यानी इसका न्यूक्लियस फूटता है। जब फूटता है तो इससे एनर्जी निकलती है। फिर वो फूट गया एक बार तो फूटते ही रहता है, उसका छोटा छोटा पार्टिकल फूटते रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, जिंदगी भर। आज से 70 साल पहले उसने बॉम्ब फोड़ा था, आज भी फूट रहे हैं। हिरोशिमा नागासाकी में आज भी जाओ, आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, जाके चाहे देख लो, आजमा लो अगर भरोसा ना हो तो। ठीक है, तो ये है हमारा मतलब यूरेनियम जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो ऐसे हमारा काम करता है। ये बातें आपको समझ के रखनी है। ओके, आई होप कि आपको अभी सब अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। अब हम बढ़ते हैं चेन रिएक्शन, जो मैंने आपको अभी भी बता दिया ऑलरेडी। चेन रिएक्शन क्या होता है, मतलब यार एक ही मान लो हमारे पास यूरेनियम है और ये यूरेनियम अगर ब्रेक हुआ तो ये क्रिप्टॉन बनाएगा और ये हमारा बेरियम बनाएगा। फिर ये भी आगे चल के डिवाइड होगा। आपने ये 10th में भी आपके पेपर में आया भी होगा, ये चीज आपने पढ़ा भी होगा, आई थॉट, है ना। तो ये एग्जाम में आया भी था 10th के। यही है हमारा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब एक कास्केडिंग इफेक्ट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा कास्केडिंग इफेक्ट इसे कहते हैं। तो ये हमेशा हमेशा चलती रहता है, मतलब वो बनेगा फिर उसके बाद दूसरा बनेगा, और ऐसा करते करते बहुत ज्यादा इंक्रीज अमाउंट में एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी हमारी बनती है। तो ये फिजन है, 1 से 2 बनना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बनते ही रहता है। और इसीलिए हमारा कभी भी मतलब ये रिएक्शन बंद नहीं होता, चेन रिएक्शन हमेशा चलता है। और यही रीजन है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज्यादा एनर्जी बनती है। नाउ अगला लास्ट पॉइंट है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। आप बोलोगे इतना छोटे छोटे टॉपिक है, इतना ही आपको करना भी है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, इतना ही तो है ये सिर्फ टॉपिक, और कुछ ज्यादा नहीं है, इतनी बात मेरी मान लो, सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। अब देखो फ्यूजन में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो न्यूक्लियस एक साथ कंबाइन होते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। मतलब दो हमारे पास लाइटर छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसे हैवियर न्यूक्लियस कहा जा सकता है। यानी कि दो न्यूक्लियस, यार सिंपल सी बात है, आपके दो न्यूक्लियस, दो छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक बड़ा सा हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। इसी चीज को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ऐसे केस में क्या होता है जानते हो, ऐसे केस में एनर्जी बाहर रिलीज नहीं होती, ऐसे केस में एनर्जी अंदर आती है। अगर आप मान लो कोई दो चीज को कंबाइन करते हो तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना कि एनर्जी रिलीज करता है। ये बात आपको समझ के रखनी है। अगर किसी भी दो चीज को अगर आप कंबाइन करो तो वो एनर्जी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ना कि एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। ओके, तो लेकिन यहाँ पे होता क्या है ना, कभी भी एक बात और आपको समझना है। देखो अगर आप बोलोगे ठीक है भाई एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी, ओके ठीक है फाइन, अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और समझना। अगर मान लो मैं फ्यूजन करवाता हूँ, एक मेरे पास एक हाथ की ताली और दूसरे हाथ है मेरा, दोनों हाथ को मैं अगर पटक के मारूं तो ताली बजती है, तो उसमें से साउंड एनर्जी निकलती कि नहीं निकलती है, बताओ जरा। तो जब आप ज्यादा फोर्स से अगर इन दोनों को आप फ्यूज कराओगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी, इनकी एनर्जी बाहर निकलेगी और ये कंबाइन हो जाएंगे और ऐसे हाईवियर न्यूक्लियर बन जाएगा। समझा आप कॉन्सेप्ट। मतलब ताली को भी तो आप फ्यूज कर रहे हो ना, समझ रहे हो। तो जब आप फ्यूज कर रहे हो तो उसमें से क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी आपकी बाहर निकलती है। तो जब आप किसी भी दो ऐसे लाइटर न्यूक्लियर को फास्ट यानी स्पीड से अगर आप एक साथ कंबाइन करवाते हो तो आपकी जो हैवियर न्यूक्लियस है बन जाता है और आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी जो रिलीज होती है, इसी को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन मतलब कंबाइन होना। तो ऐसा होता है हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो ये है एनर्जी प्रोडक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के दो तरीके, पहला फ्यूजन, इसके पहले वाला फिजन था। तो फिजन और फ्यूजन दोनों आपको याद रखना है। फिजन में ब्रेकडाउन होता है, फ्यूजन में कॉम्बिनेशन होता है। समझ गया अच्छे से।
दोनों में एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर के केस में। न्यूक्लियर जिसमें किसी में ऐड होते हैं, किसी में ब्रेक होते हैं। जिसमें ब्रेक होती है वो हमने यूरेनियम का एग्जांपल ले लिया, इसमें फ्यूज होते हैं तो किसी का भी एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये हमको समझना था। एट द एंड आपने जान लिया। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सन एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर कंटिन्यूअसली इसके बॉडी में फिजन और फ्यूजन दोनों होते हैं। फिजन और फ्यूजन दोनों। फॉर एग्जांपल मान लो यूरेनियम अगर ब्रेक हुआ तो क्रिप्टॉन और बेरियम फॉर्म हुए। अभी क्रिप्टॉन और बेरियम एक साथ कंबाइन होकर फिर यूरेनियम बनाएंगे। फिर ये ब्रेक होगा क्रिप्टॉन और बेरियम में, मतलब एनर्जी बाहर निकलेगी। फिर ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो फिर से एनर्जी बाहर निकलेगी। समझ गया? तो मतलब एनर्जी तो बाहर निकलना ही है। इसीलिए सन के अंदर फिजन फ्यूजन बार बार होते रहता है और एनर्जी तो दोनों केस में निकलनी ही है, एनर्जी रिलीज होनी है। और इसीलिए ऐसा कंडीशन आ चुका है कि जो सन है उसमें लावा बन चुका है। और लावा मतलब जानते हो ना क्या होता है? एक पिघला हुआ लोखंड पानी की तरह बहा दो। समझ रहे हो? मतलब एक जैसे नदी रिवर में हमारे पानी बहता है, वैसे ही मान लो एक रिवर है और उसमें से पिघला हुआ लोखंड जो रहता है ना हमारा आयरन, उसको पिघला हुआ आयरन अगर जाएगा तो उसे लावा कहते हैं, लावा। ठीक है, उससे भी खतरनाक गर्म 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है हमारे इसका सन का। तो ये जो इतना टेम्परेचर हाई हुआ है ना, ये सिर्फ इसी न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से हुआ है। यहाँ पे न्यूक्लियर का फिजन फ्यूजन बार बार होते रहता है और सन इतना खतरनाक गर्म हो चुका है कि कंटिन्यूसली उसकी गर्मी बढ़ते जा रही है। रोज हर दिन कम नहीं हो रही, वो बढ़ते जा रही है। और यही रीजन है कि अब अर्थ में बहुत टेम्परेचर बढ़ रहा है। सोचो, मतलब ये सारी कंडीशन से आपको सब समझ के रखना है। ओके, तो मैंने आपको जो था मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब हम इसी तरीके से मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारा ये चैप्टर हुआ खत्म। इसके बाद हमारा एक चैप्टर बाकी रह जाएगा, 16वां चैप्टर, जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है। आई होप गाइज आपने बहुत ही सपोर्ट एंड लव दिखाया इन सारी वीडियोस को। आप शेयर जरूर करते हो, शेयर कर दिया करो, सारे फ्रेंड आपके देखा करेंगे। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना। अगर आप नए हो तो ठीक है भाई कर देना, पुराने हो तो अच्छी बात है, अपने फ्रेंड हो। ठीक है, और अगर कांटेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे कांटेक्ट कर लो। इंस्टाग्राम में अगर फॉलो करना चाहो कर लो। लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। जितना बताया हूँ इस वाली वीडियो में उतना ही आपको याद करना, बाकी कुछ एक्स्ट्रा मत करो। उसके अलावा कुछ आएगा भी नहीं एग्जाम में। ठीक है, सो मिलेंगे अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।